हाँ ठीक है। ठीक, देखिए तो कल जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे उसी कंसेप्ट के आधार पर एक क्वेश्चन है कि कौन सा जीव एनाइमा के अंतर्गत नहीं आएगा, कौन सा जीव एनाइमा के अंतर्गत नहीं आएगा। यहां पर एक नंबर दिया गया है, एक नंबर यानी आप इससे फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, ठीक है। 2 नंबर है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक है। 3 नंबर है ततैया, ठीक है। 4 नंबर है टिड्डा, ठीक है। और इसके नीचे है क्या, सही विकल्प की पहचान करें। कि पहचान करें, ठीक है। और यहां पर आपके विकल्प दिए गए हैं, 1 नंबर विकल्प, 2 नंबर विकल्प, 3 और क्या 4, ये आपके विकल्प दिए गए, ठीक है। अब यहां पर विकल्प में आपको जो ऑप्शन है, विकल्प जो दे दिए गए हैं, फर्स्ट व सेकंड दोनों, न तो फर्स्ट सेकंड थर्ड व फोर्थ, केवल 4 केवल थर्ड व फोर्थ। चलिए सही विकल्प की पहचान करिए, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ दूसरा होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, चौथा। देखिए एनाइमा का मतलब क्या होता है, हाँ एनाइमा का मतलब होता है कि जिसके अंदर आरबीसी उपस्थित नहीं है, जिसके अंदर आरबीसी उपस्थित नहीं है वो क्या हो जाएगा, एनाइमा। और जिसके अंदर आरबीसी क्या हो, प्रेजेंस हो, वो क्या हो जाएगा, एनाइमा हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि एनाइमा नहीं, एनाइमा के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब एनाइमा के अंतर्गत नहीं आएगा मतलब इनाइमा के अंतर्गत आएगा। तो एनाइमा के अंतर्गत नहीं आएगा, तो यहां पर देखिए सिल्वर फिश ये एनाइमा के अंतर्गत आएगा, आएगा। ऑक्टोपस आएगा, ततैया आएगा, टिड्डा आएगा, ये चारों आएंगे, लेकिन एनाइमा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, तो बोला है कि न तो फर्स्ट आएगा और न ही सेकंड आएगा और न ही थर्ड आएगा न ही फोर्थ आएगा। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, विकल्प 2। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए तो ऐसे प्रश्नों के लिए ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप देखते भी होंगे प्रीवियस ईयर। हाँ नहीं, ये सब एनाइमा है, हाँ सब एनाइमा, ठीक है। नहीं समझ में आ रही बात, ऐसे नहीं सीटेट आपको पास कर देगा, ठीक है। हाँ सीटेट पास करने के लिए सीटेट की तरह ना बनना पड़ता है, ठीक है।
चलिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में क्या विविधता। चलिए ठीक है, सजीव जगत में विविधता। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर है हूबहू एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है, सॉरी सेकंड चैप्टर है। पहले वाले में कुछ खास नहीं है, पहले वाले में बस बताया गया है कि विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है जिज्ञासा से हुई है। किससे हुई है? जिज्ञासा से। और उसमें ये चीज बताया गया है कि जब न्यूटन अपने बाग में सो रहा था तो जैसे ही सेब गिरा तो सेब गिरने को देखकर उसने ये जानने की कोशिश की कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर चला गया। और यहीं से जिज्ञासा की क्या होती है? उसकी उत्पत्ति होती है। और जिज्ञासा से ही विज्ञान की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। हालांकि हर चीज के बारे में जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा को सही तर्क देकर साबित करने का काम कौन करता है? विज्ञान ही करता है। समझ में आ रही बात? तो सजीव जगत में विविधता की बात हो रही है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे समझिएगा, ये आपका पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब समझिएगा, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है कि आपके आसपास का क्षेत्र, आपके आसपास का क्षेत्र, यानी आपके इस समाज की बात हो रही है। आपके आसपास यानी आपके समाज की बात हो रही है। तो आपके समाज में देख रहे होंगे, आपके पर्यावरण के आसपास आप बहुत चीजों को देख रहे होंगे। कुछ चीजों के अंदर जीव होगा और कुछ चीजों के अंदर जीव नहीं होगा। ठीक है, जीव नहीं होगा। जिसके अंदर जीव होगा उसे आप क्या बोलेंगे? जैव बोलेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर जीव नहीं होगा उसे आप क्या बोलेंगे? अजैव बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? ठीक है, जिसके अंदर जीव होगा उसे आप जैव बोलेंगे, जिसके अंदर जीव नहीं होगा उसे आप क्या बोलेंगे? अजैव बोलेंगे। और जैव को आप जैविक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक भी बोलते हैं। जैव को आप जैविक भी बोलते हैं, अजैव को आप क्या बोलते हैं? अजैविक भी बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो जैविक और अजैविक, ये आपस में क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं। आपस में क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं। अंतः क्रिया करते हैं। आपस में क्या करते हैं भाई? अंतः क्रिया करते हैं। और जो अजैव है, वो जो अजैविक है वो जैविक पर निर्भर है, और जो जैविक है वो अजैविक पर निर्भर है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, जैसे आपके पर्यावरण में वायु है, वायु है कि नहीं? ठीक है, आपके पर्यावरण में क्या है? वायु है। अब इस वायु, यह वायु क्या है? जैव है कि अजैव है? क्या है? अजैव है। ठीक है, और यहां पर आप है, और आप क्या है? जैव है। ये बताइए, वायु में उपस्थित होता है क्या? ऑक्सीजन। वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है ना। इस वायु के अंदर क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप लेते हैं, लेते हैं। ठीक है, और लेने के बाद आप क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड, यह कार्बन डाइऑक्साइड ये कहां जाकर मिलती है? वायु में मिलती है। और इस वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम कौन करते हैं? पादप। पादप, यानी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? अजैव है। ऑक्सीजन भी क्या है? अजैव है। अगर जो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या आप प्रभावित होते? नहीं होते, नहीं प्रभावित होंगे। ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा तो आप प्रभावित नहीं होंगे? अरे मर जाएंगे, 2 मिनट में मर जाएंगे। 1 मिनट तो बहुत है। ठीक है, नहीं गुड़ पैरवा में थोड़ा सा वो रहेगा, जान रहेगा, हिलेगा डुलेगा, 2 मिनट के बाद निकलेगा। ठीक है,
तो यहां पर पादप, जंतु जो भी है, वायु, ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरे से प्रभावित मतलब ये क्या कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं। जब अंतः क्रिया कर रहे हैं तो किसी स्थान पर, किसी स्थान पर जब कोई जीव रहेगा, जब किसी स्थान पर कोई जीव रहेगा तो उस जीव के साथ साथ क्या पादप रहेंगे, क्या बोलिए, पादप रहेंगे। यानी जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होंगे, जीव होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होंगे, जीव होंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होंगे, पादप होंगे। तो एक ऐसा विशेष स्थान जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हों, मतलब जंतु हों, और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हों, पादप हों, उस स्थान की क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। और यह जैव विविधता का निर्माण कैसे हुआ है, सजीवों से हुआ है, तो हम बोलेंगे इसे सजीव जगत की क्या विविधता। समझ में आ रही बात, इसे आप क्या बोलेंगे, सजीव जगत की विविधता। हो गया, लिखिए इस बात को, लिखिए। पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, जैव विविधता। जैव विविधता, कोई कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ के आया है, इतना कष्ट क्यों उठाएंगे। चलिए, हम कष्ट को हरने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कष्ट मत उठाइए। लेकिन फिर भी अगर जो आप एक बार पढ़ लेते तो क्या आपका चला जाता है, आप करते क्या हो रूमों पे। बस मैं एक ही आपसे सवाल करता हूं कि आप करते क्या हो रूमों पे, है? एक बार नहीं सीरेट निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, 3 बार नहीं निकलेगा, तो फिर घर वाले क्या करेंगे, बुला लेंगे। अभी बुला रहे हैं, हाँ बुला लेंगे, और आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्या हो रहा है। वो बोलेंगे कि मत कर इधर उधर की बात, बस बता काफिला कहाँ डूबा। मुझे रहबरी से कोई शिकवा नहीं, रहबर से सवाल पूछते हैं। समझ में आई बात, समझ तुम आया नहीं, इरशाद इरशाद कर दिए, आया नहीं ना। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, बस आपसे पूछा जाएगा कि आपने आउटपुट क्यों नहीं दिया। ठीक है, और सवाल आप ही से नहीं, आपके रहबर से भी पूछा जाएगा, आपके गुरु से भी पूछा जाएगा। ठीक है, और रहबरी से कोई शिकवा और शिकायत नहीं की जाएगी। है क्या, ठीक है, आपकी क्रियाएं होंगी जो आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो दिन दूर नहीं, जब बुलावा आएगा, और वो बुलावा माता जी का नहीं होगा, वो बुलावा किसका होगा, पिताजी का होगा। और पिताजी का बुलावा वास्तव में क्या होता है, बुलावा होता है। ठीक है, माता का बुलावा दूसरा होता है, लेकिन पिता का बुलावा चौथा होता है। ठीक है, शायद अभी आप लोगों को आपके पिताजी कुछ ना कहें, क्योंकि आजकल के बच्चे हाईटेक हो गए हैं। पहले के पिताजी हाँ, हाँ, ठीक है, पत्ती लेके दौड़ने लगेंगे, काट देंगे, है कि नहीं। चलिए, सही बोल रहे हैं। तो जैव विविधता की बात हो रही है, लिख लीजिए, बातें होती रहेंगी। लिखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता
और जंतुओं की विविधता किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विशेषता उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग भूमिका होती है। जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की अलग अलग भूमिका होती है। प्रत्येक सदस्य की क्या होती है? अलग अलग भूमिका होती है। ठीक है, पेड़ कुछ पक्षियों एवं जंतुओं पेड़ कुछ पक्षियों एवं जंतुओं अलग अलग भूमिका होती है। ठीक है, हो गया। पेड़ कुछ पक्षियों एवं जंतुओं को पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। हो गया। जंतु फल खाने के बाद जंतु फल खाने के बाद जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। बीज फैलाने में सहायता करते हैं। फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। अर्थात पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्थात पौधे और जंतु एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, बात को समझ में आई? अब यहां पर बात समझ में आई तो और समझिए। यहां पर देखिए, थोड़ी सी बात को समझिए। आप एक मैप बना लीजिए। ठीक है, और मैप का मतलब ये नहीं कि आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, समझ लीजिए बात को। ये मान लीजिए आपका क्या है? भारत है, और भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कहा जाता है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है? यहाँ की जलवायु में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। जलवायु में भी भिन्नता आपको देखने को मिलती है। यहाँ के मौसम में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। देखने को मिलती है क्या? यहाँ पर भाषा में भी भिन्नता को देखने को मिलती है। मिलती है क्या? यहाँ पर जाति के रूप में भी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर धर्म के रूप में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर स्थल के रूप में भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। यानी भारत जो है विभिन्नताओं का क्या है? देश है। देश है। वहीं पर आप देखिए, इन क्षेत्रों में, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आप सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र को आप महेंद्रगिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी बोलते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर जो जैव विविधता है बच्चे, यहां पर जैव विविधता क्या है? यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक है कि नहीं? यहां पर जैव विविधता क्या है? सर्वाधिक है। इधर जैव विविधता क्या है?
कम है। ठीक है, वही आप इधर आ जाएंगे, इधर जैव विविधता आपको कम दिखेगी, इधर जैव विविधता आपको क्या कम दिखेगी, कम दिखेगी, यहां दिखेगी कम दिखेगी। इधर इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इधर गर्मी ज्यादा पड़ती है, इधर इधर गर्मी कम पड़ती है। ठीक है, इधर मैदानी क्षेत्र है, इधर मैदानी क्षेत्र है, इधर रेगिस्तान है, तो हर चीज में भिन्नता आपको देखने को मिल रही है। तो जब जैव विविधता है ना, जो जैव विविधता होती है ये स्थल के आधार पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जहां पर सघन पौधे पाए जाएंगे वहां पर विविधता क्या होगी, जैव विविधता अधिक होगी, और जहां पर पौधे वनस्पतियां कम पाई जाएंगी वहां पर जैव विविधता क्या होगी, कम होगी। अब देखिए यहाँ के जीवों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। यहां पर थोड़ी सी एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नीलगिरी पर्वत है और यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन, जो रोडोडेंड्रॉन है एक यह पुष्पी पौधा है, यहां का रोडोडेंड्रॉन और यहां पर भी एक रोडोडेंड्रॉन पाया जाता है। दोनों में क्या है, भिन्नता है। दोनों में क्या है, भिन्नता है। अरे भाई जो रोडोडेंड्रॉन यहां है वही यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में क्या देखने को मिलती है, भिन्नता। यहां पर ऊंट पाया जाता है, यहां पर ऊंट पाया जाता है और यहां पर भी ऊंट पाया जाता है। इन ऊंटों में भी क्या है, भिन्नता है। कारण क्या है, आइए, कारण क्या है कि यहां का जो ऊंट होता है एक कुबड़ वाला होता है, यहां का ऊंट क्या होता है, एक कुबड़ वाला होता है। यहां का ऊंट जो होता है कितने कुबड़ वाला होता है, 2 कुबड़ वाला होता है। यहां का ऊंट कम पानी पीता है। ठीक है, और जब पानी कम पिएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका मल जो होगा क्या होगा, टाइट होगा, मल टाइट होगा। मूत्र का उत्सर्जन भी क्या करेगा, कम करेगा। पसीना भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसको क्या करना है, पानी का संरक्षण करना है। लेकिन यहीं पर यहां वाला ऊंट देखिएगा तो यहां वाले ऊंट में इस वाले में ऊंट में भिन्नता है। यहां का जो ऊंट है ये 2 कुबड़ वाला है और यहां का जो ऊंट है ठंडी के दिनों में ये भोजन नहीं करता है। जो कुबड़ है, कुबड़ में जो संचित भोजन होता है उसी का यूज करता है पूरी ठंडी भर। अब एक कुबड़ जो है ना, जैसे ही ठंडी खत्म होती है तो कुबड़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि पूरी ठंडी भर उसने क्या किया, इस कुबड़ में संचित भोजन का यूज किया उसने। समझ में आ रही बात। तो ये देश है, ये देश विविधताओं से क्या है, भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे अंतर। यहां के जो ऊंट होते हैं उनका पैर क्या होता है, चौड़ा होता है। यहां के ऊंट का पैर चौड़ा नहीं होता है। यहां के ऊंट के शरीर पर बहुत कम बाल देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां के ऊंट के शरीर पर बाल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यह गर्म प्रदेश है और यहाँ पर ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेशों में ठंडी अधिक पड़ती है, तो प्रकृति ने उन्हें क्या किया है, बालों से ढक दिया है कि इनको ठंडी कम लगे। समझ में आ रही बात। दूसरी बात आप समझिए कि यहाँ जो जीव रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, और जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है तो रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के समय बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और रात के समय अधिक ठंडी पड़ती है। दिन में गर्मी अधिक पड़ती है, रात में गर्मी ठंडी अधिक पड़ती है। तो इन क्षेत्रों में ऐसे जीव रहेंगे जो जीव इन दोनों टेम्परेचर को क्या करें, बैलेंस करके रह पाए। ठीक है, रह पाए। यहां पर भैंस नहीं आपको देखने को मिलेगी, भैंस रह पाएगी वहां, भैंस कहां रहेगी, कहां रहेगी भैंस, समतली प्रदेशों में रहेगी, क्योंकि इधर टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो जहां पर जो रह पाएगा वही रह पाएगा। अब क्या हुआ कि जैव विविधता सबसे अधिक आपको केरल वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। यहां पर जो है 16 वन देखने को मिलता है। कौन सा वन देखने को मिलता है, 16 वन। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कक्षा 6। फिर बता रहा हूं, कक्षा 6 दूसरा लेसन पूरा आप एनसीईआरटी पढ़ जाइएगा, विज्ञान वाला, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं बताया हूं वो सारी चीजें मिलेगी, जो काम की चीजें है वो मैं लिखवा दूंगा। समझ में आ रही बात। तो 16 वन देखने को मिलता है, और 16 वन के पास ही क्या देखने को मिलता है, रोडोडेंड्रॉन। यहीं पर यहां पर केरल में एक पालक्कड़ जिला है। कौन सा, पालक्कड़ जिला है, पालक्कड़ जिला है। ठीक है, पालक्कड़ जिला में यहां पर कुंती पूरा एक बांध परियोजना, बिजली बांध बन रहा था, बिजली बांध बन रहा था। ठीक है, अब इस बांध बनने की वजह से यहां पर जैव विविधता क्या हो रही थी,
खतरे में आ रही थी। तो इस जैव विविधता को बचाने के लिए साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। कौन सा? साइलेंट वैली आपको आंदोलन चलाया गया, साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। ठीक है। और इस आंदोलन की मुख्य भूमिका में जो थी वो जानकी अम्माल थी। क्या थी? जानकी अम्माल। बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। जानकी अम्माल के बारे में कहां लिखा हुआ है? बॉक्स में। कि इन्होंने साइलेंट वैली, इस वाले क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं? साइलेंट वैली बोलते हैं। साइलेंट वैली में साइलेंट वैली आंदोलन चला था और इसकी मुख्य भूमिका निभाने वाली कौन थी? जानकी अम्माल थी। यह एक वनस्पति शास्त्री थी। ठीक है। क्या थी? वनस्पति शास्त्री थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस जैव विविधता को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। जिस जैव विविधता को बचाने में क्या निभाई? मुख्य भूमिका निभाई। इसके नीचे लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। देखिए, जानकी अम्माल साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित है। साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित है। जानकी अम्माल साइलेंट वैली आंदोलन से क्या है? संबंधित है। संबंधित है। जो आंदोलन कुंतीपुड़ा नदी पर कुंतीपुड़ा नदी पर बनाए जा रहे बिजली बांध के विरोध में हुआ था। 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 मतलब ये बांध बनाया जा रहा था बिजली उत्पादन के लिए। किस नदी पर? कुंतीपुड़ा नदी पर। ठीक है। कहाँ? केरल के पलक्कड़ जिले में। जिसकी वजह से साइलेंट वैली आंदोलन क्या हुआ था? चला था। जिसके मुख्य भूमिका निभाने वाली कौन थी? जानकी अम्माल। ठीक है। चलिए, तो जैव विविधता में कौन कौन शामिल होते हैं? जैव विविधता में आपको जंतु भी देखने को मिलते हैं और क्या देखने को मिलते हैं? पादप। जंतु भी देखने को मिलते हैं और क्या देखने को मिलते हैं? पादप। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पादप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? जंतु। तो आप सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे क्या? पादप। ठीक है। हो गया। चलिए, अब देखिए, जो पादप होते हैं, पादप क्या होते हैं? सजीव होते हैं कि नहीं? हाँ, तो लिखिएगा, पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। किसके लक्षण बच्चे? सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। जो निम्न है। ठीक है। पादप में भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं जो क्या है? निम्न है। ठीक है। पहले आप समझ सकते हैं भोजन। ठीक है। पाचन, उत्सर्जन, हाँ, जनन, भोजन, पाचन, उत्सर्जन, जनन
संवेदनशीलता, 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 ठीक है। भोजन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, संवेदनशीलता, गमन, ठीक है, गमन। अब देखिएगा, क्या पौधे गति करते हैं? क्या पौधे गति करते हैं? नहीं। मतलब ये सारे लक्षण, इन लक्षणों में से सारे लक्षण ऐसा नहीं है कि कहां देखने को मिलेगा, पादप में देखने को मिलेगा। कौन कौन सा लक्षण पादप में देखने को मिलेगा? ठीक है, उत्सर्जन देखने को मिलेगा, जनन भी देखने को मिलेगा, संवेदनशीलता भी देखने को मिलेगी। तो इन लक्षणों में से कुछ लक्षण पौधों के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप कहेंगे कि उत्सर्जन, उत्सर्जन जो गोंद होता है, इनका जो गोंद होता है, एक गोंद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। गोंद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है पौधों का। जनन, क्या ये जनन नहीं करते हैं क्या पौधे? जनन करते हैं, ठीक है। संवेदनशीलता, इनको टच करने पर ये संवेदनशील होते हैं कि नहीं? जैसे छुई मुई है, छुई मुई को आप टच करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा उसका? हाँ, मुरझा जाएगी। कहने का मतलब कि उसका जो पानी है वो पानी कहाँ चला जाता है? जड़ में। और जैसे ही आप छोड़ देंगे कुछ देर के बाद वह पानी क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है और फिर से वो क्या हो जाती है? खिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अगला हेडिंग बना लेंगे, पौधों के भाग। पौधों के भाग, पौधों के भाग। पौधों के भाग, ठीक है। पौधों के भाग, पौधों के कितने भाग होते हैं? भाग, ठीक है। देखिएगा, पौधों के 5 भाग होते हैं। पौधों के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? हाँ, लिख लीजिएगा, जड़, तना, पत्ती, फूल और क्या? फल, ठीक है। यानी 1 2 3 4 और क्या? 5, ठीक है। ठीक है, तो पौधों के कितने भाग होते हैं? 5। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ठीक है। आप 1 नंबर से लिख सकते हैं, ऊपर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इसलिए लिखा हूं कि जड़ कहाँ होता है? नीचे, उससे ऊपर तना, फिर पत्ती, और फिर पत्ती के बाद क्या आता है? फूल, और उसके बाद फल, ठीक है। हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग क्या बनाएंगे? जड़। हाँ, ठीक है। देखिए, देखिए, जड़, जड़ बोले तो रूट, ठीक है। देखिए, बीज होता है ना, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोई बीज है, ठीक है, ये कोई बीज है। इस बीज का अंकुरण कुछ इस तरीके से होता है। ये अपने मन में हो जा रहा है, क्या हो, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है। और इस बीज का अंकुरण इस तरीके से होता है और कुछ इस तरीके से होता है, ये तो होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, इस नीचे वाले भाग
मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर, समझिएगा। और ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रांकुर। क्या बोलते हैं? प्रांकुर। नीचे वाले भाग को मूलांकुर, ऊपर वाले भाग को आप क्या बोलते हैं? प्रांकुर। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि बीज के अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए, अंकुरण के लिए, बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश की जरूरत, प्रकाश की जरूरत नहीं होती। ठीक है। किसकी जरूरत होती है? नमी की। देखे होंगे मिट्टी के अंदर गेहूं दब जाता है, फिर भी अंकुरित होता है कि नहीं होता है? ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि प्रकाश की उपस्थिति में बीज का अंकुरण हो सकता है, लेकिन प्रकाश ना मिले तो भी क्या होगा? अंकुरण होगा। ठीक है। तो जो बीज है, तो बीज का नीचे वाला जो भाग है इसे आप क्या बोलते हैं? मूलांकुर। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्रांकुर। तो जो प्रांकुर है ना, प्रांकुर से तना का विकास होता है। किसका विकास होता है? तना का। और मूलांकुर से किसका विकास होता है? जड़ का विकास होता है। जड़ का विकास होता है। और जड़ जो होती है हमेशा प्रकाश से दूर विकसित होती है। जड़ जो होती है हमेशा प्रकाश से दूर। ये बताइए, ये इधर प्रकाश है तो जड़ का विकास उधर ना होकर किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। और जड़ का विकास क्यों होता रहता है? ये पानी की तलाश में। किसकी तलाश में? पानी की तलाश में। पानी की तलाश में जड़ का विकास होता रहता है। अगर जो पानी की कमी होती जाएगी तो जड़ का विकास और क्या होता जाएगा? यही कारण है कि जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं समतली पौधों की अपेक्षा क्या होती हैं? गहरी होती हैं। समझ में आ रही बात? तो जड़ का सीधा सीधा काम है क्या? ये पानी की तलाश में जाती है। ठीक है। और जब पानी की तलाश में जाती है तो पानी की तलाश में जाती है तो पानी की तलाश में जाने के लिए, ठीक है, जाती है तो वहां से पानी खींचती हैं तो किस ऊतक द्वारा खींचती हैं? जाइलम ऊतक के द्वारा क्या करती हैं? खींचती हैं। जाइलम ऊतक के द्वारा खींचती हैं पानी। अब जाइलम ऊतक के द्वारा पानी को खींचती हैं तो यही पानी जड़ों के माध्यम से, तना के माध्यम से पत्तियों में जाता है। और पत्तियां क्या करती हैं भाई? प्रकाश संश्लेषण करती है। ठीक है। तो सबसे पहले अभी आप जड़ लिखिए, फिर हम बताते हैं। लिखिए, लिखिए, देखिए, पौधे के जमीन के नीचे का भाग जड़तंत्र कहलाता है। जड़तंत्र कहलाता है। पौधे के जमीन के नीचे का भाग क्या कहलाता है? जड़तंत्र कहलाता है। ठीक है। जड़तंत्र कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? जड़तंत्र कहलाता है। कहलाता है। देखिएगा, जड़ पौधे का अवरोही भाग है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है। जड़ पौधे का क्या है? अवरोही भाग है, जो मूलांकुर से विकसित होकर, कहां से विकसित हो रहा है? मूलांकुर कौन है? बीज के नीचे वाला भाग। जो मूलांकुर से विकसित होकर, मूलांकुर से विकसित होकर, मूलांकुर से विकसित होकर प्रकाश से दूर, प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। भूमि में वृद्धि करता है। हो गया। समतली पौधों की अपेक्षा, समतली पौधों की अपेक्षा रेगिस्तानी पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं। समतली पौधों की अपेक्षा रेगिस्तानी पौधों की जड़ें गहराई तक जाती हैं। गहराई तक जाती हैं। ऐसा, ऐसा
पानी की तलाश के कारण होता है, ऐसा पानी की उपस्थिति के कारण होता है, ऐसे देख लीजिएगा, ऐसा पानी की उपस्थिति के कारण होता है, ऐसा पानी की उपस्थिति के कारण होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समतली क्षेत्र के जो पौधे हैं उनको पानी ऊपर ही मिल जाता है, इसलिए इनकी जड़ें गहराई तक नहीं जाती हैं। लेकिन जो रेगिस्तानी पौधे हैं इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं, क्योंकि पानी का जो स्तर होता है यहाँ पर नीचे होता है। समझ में आ रही बात क्या? तो जड़ का विकास किससे होता है भाई? मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास किससे होता है? मूलांकुर से होता है। ठीक है। और जड़ हमेशा कहाँ वृद्धि करती है? जमीन के अंदर प्रकाश से दूर। अरे भाई जड़ जमीन के नीचे, ये जमीन के नीचे है, ये जमीन के ऊपर है, तो जमीन के ऊपर क्या है? प्रकाश है, और जमीन के नीचे क्या है? प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश से दूर क्या करती है? ये वृद्धि करती है। कौन? जड़। ठीक है, आगे लिखिएगा। लिखिए, देखिए, जड़ पौधों को स्थिर कर, जड़ पौधों को स्थिर कर, पौधों को स्थिर रखने का काम करती हैं जड़ें। पौधों को स्थिर कर मूल रोम की सहायता से, मूल रोम की सहायता से, मूल रोम, मूल रोम की सहायता से, मूल रोम की सहायता से, मूल रोम की सहायता से जल, खनिज, लवण, खनिज लवण, जल, खनिज, लवण पौधों को उपलब्ध कराती हैं, पौधों को उपलब्ध कराती हैं। देखिए, जड़ों में पाया जाने वाला जाइलम उत्तक, जड़ों में पाया जाने वाला जाइलम उत्तक एक दिशा में चलता है, जड़ों में पाया जाने वाला जाइलम उत्तक एक दिशा में चलता है, एक दिशा में चलता है। जड़ों में पाया जाने वाला जाइलम उत्तक कहाँ चलता है? एक दिशा में चलता है। और पत्तियों को भोजन निर्माण के लिए जल उपलब्ध कराता है, पत्तियों को भोजन निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराता है? जल उपलब्ध कराता है। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे। जड़ दो प्रकार की होती है, हेडिंग है जड़ दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जड़ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए